वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है और बहुत सारे लोगों ने ये हीमोफीलिया ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद सुना होगा, और जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज इस बात को जानने के लिए कि ये हीमोफीलिया क्या होती है, ये किस बला का नाम है, किस बीमारी का नाम है, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत इस प्रोग्राम में, और बहुत सारे प्रोग्रामों में आपने इनको देखा होगा, और ख़ुसूसन हीमोफीलिया के हवाले से तो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इस वक्त मौजूद थे। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट हीमाटोलॉजिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा उमैर सना फाउंडेशन उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप लोगों को बताएं कि हीमोफीलिया क्या है। एक कॉलर और बहुत काबिल एहतराम कॉलर हैं वो हमारे, उनको हम शामिल गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब कैसे मिजाज हैं? परवरदिगार आपको सलामत रखे और डॉक्टर साहब को भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। वाकई ये आज आपकी बहुत अहम तरीन शख्सियत है, कुछ मेरा इनका तारुफ भी है, अभी आपने कहा है तो। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आज के इस प्रोग्राम में मेरी प्यारी कॉल भी लग गई है इत्तेफाकन, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि पैदाइश के फौरी बाद क्या इस चीज की तशखीस हो सकती है, और क्या हमारे मुल्क के तमाम जच्चा घरों में जो मेटर्निटी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इनका बाकायदा तौर पर टेस्ट होता है कि इस बच्चे को क्या है? क्योंकि हमने 75 to 80% जो हमारी आवाम है बेचारी, वो ऐसे हॉस्पिटलों में बच्चों को जन्म देती है जिसपे बेड भी नसीब नहीं होते। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मैं आपको सर्वे करा सकता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं देखता हूँ कि वो वार्ड के बाद जो वो बरामदा होता है उसमें वो जो है बच्चे की माँ और बच्चा सो रहे होते हैं। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है। खैर, ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये हम सब आवाम मिलकर अगर कुछ करें, इस्लाही तौर पर इस्लाह करना चाहें तो हम भी कुछ कोशिशें कर सकते हैं। डॉक्टर शहजाद साहब, आपसे एक जरा सा हेल्थ टेलीविजन के तवज्जुह से मैं आपसे ये बात कहूंगा। आप बहुत मेरे काबिल एहतराम है, मेरी औलाद जैसे है, परवरदिगार आपको किसी का मोहताज नहीं करे। लेकिन बेटा मैं ये चाहता हूँ कि इस हवाले से कोई तंजीम या कोई ऐसा आप इदारा खोले जिसके सरबराह आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग हों, तो पहला कदम मेरी तरफ से आपकी तरफ होगा। और हमारी आवाम में मैं आज भी कहता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं, हम नेगेटिव ना देखें। वो तो मजबूरन और जब डिप्रेशन और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं, वरना वो बहुत हमदर्द इंसान है हमारे सारे। तो कोई इदारा ऐसा कायम करो बेटा जिसके अंदर ये जो बीमारी है, मैं इसको जानता हूँ और मेरे करीब से देखा है लोगों को, तो इसके लिए इस हवाले से हेल्थ टेलीविजन के तवज्जुह से आपकी तरफ कहूंगा कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें कारकुन मेंबर्स बने, आवाम मेंबर्स बने और आप उनको सपोर्ट कर सकें। वेरी गुड आइडिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इब्तदाई कॉल जो है प्रोग्राम की बहुत ही एक हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बातें करके गए हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात एक बात ही कहूँगा कि इस मुल्क में जो इदारे ऑलरेडी बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें एक इदारा उमैर सना फाउंडेशन जिसके जनरल सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस इदारे पे भी बात करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, उन तमाम व्यूअर्स के लिए जिनको हीमोफीलिया का पता नहीं है, क्या होता है हीमोफीलिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीमोफीलिया एक मारूसी बीमारी है जो पैदाइशी तौर पे बच्चे में मौजूद होती है, और उस बच्चे में खून जमाने की जो सलाहियत है वो मुतासर होती है शदीद तरीके से। 3 दर्जे, शदीद, कम शदीद और ज़्यादा शदीद। तो इस बीमारी में जो कि जिगर में कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8, 9, जिनका काम होता है जिगर को बनाना, वो मारूसी तौर पे ये सलाहियत नहीं होती इन बच्चों में कि ये बना सकें। चुनांचा किसी भी चोट लगने की सूरत में, या ख़तना के वक्त, या दांत निकलते वक्त, या किसी छोटे ऑपरेशन के वक्त, या वैसे ही बच्चों के जिस्म के किसी भी हिस्से से किसी भी वक्त खून बहना शुरू हो सकता है, और अल्लाह न करे इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि ज़िंदगी को ख़तरा पड़ जाए, अनटिल अनलेस जब तक कि इनको ये इंजेक्शन, ये फैक्टर जो कम है इनके जिस्म में, वो लगा ना दिए जाए। अच्छा, क्या वजह है कि जो फैक्टर कम है, या वो हिस्सा, या वो केमिकल सब्सटेंस जो कि खून जमाने के काम में आ रहा है? अच्छा, एक सवाल यहाँ पे लोगों का ये भी होगा, क्योंकि डेंगू फीवर का सबको ऑलमोस्ट पता चल चुका है। मैंने सोची डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होता है, और कहते हैं जब प्लेटलेट काउंट कम हो तो खून बहने की टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है।
तो ये कौन सा फैक्टर है जो कि ब्लीडिंग करवा सकता है? जी, दो अहम कैरेक्टर्स, दो अहम ज़र्रात खून के अंदर जो कि खून जमाने में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनमें एक प्लेटलेट है और एक फैक्टर 8 है। दीगर और बहुत से चंद और अहम ज़र्रात के अलावा ये दो बहुत अहम ज़र्रात हैं जो जिस जगह पे भी अगर खून कट लग जाता है और वेसल वहाँ से ब्रेक हो जाता है और वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है, फ़ौरन वहाँ प्लेटलेट पहुँचता है, वहाँ फैक्टर 8 पहुँचता है, वहाँ पे वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर पहुँचता है। ये तीनों मिलकर अपने साथ फिब्रिनोजन को जमा कर लेते हैं, उस जगह को गोंद की तरह एक तरह से सीमेंट लग जाता है उस जगह, सीमेंट लग जाता है उस जगह पे। ठीक है जी, तो सीमेंट के ही अगर ले लीजिए तो दो तरह की सीमेंट है, दो तरह के खून जमाने के ज़रात हैं हमारे जिस्म में जो बहुत ही अहम है, जिनमें एक फैक्टर 8 है और प्लेटलेट है। डेंगू फीवर में प्लेटलेट कम होते हैं जबकि हीमोफीलिया में फैक्टर 8 कम होता है। ओके, तो ये वो फैक्टर 8 है जो कि मारूसी तौर पे, पैदाइशी तौर पे, पैदाइशी तौर पे जी, ये मोस्टली 99% क्या ये जेनेटिक फैमिली में रन करता है? ये फैमिली में रन करता है। 99% केसेस में मारूसी तौर पे और जिनियाती तौर पे होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे असगर साहब ने फरमाया कि आपने कहा कि बच्चों का मुंह नुसरत पता चलता है जब उनकी जैसे सर्कमसिजन की जाए या कोई प्रोसीजर किया जाए तो ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है वो प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग होती है, रुकती नहीं है। कि पैदाइशी तौर पे ऑल्दो जो हालात हैं वो आपको पता है कि उस पर जो है बहुत सी जगह पे बहुत अच्छे हैं तो बहुत सी जगह बड़ी कसम पुरसी है, तो कोई तरीका नहीं कि शुरू में डायग्नोस हो जाए बच्चे का? जी बिल्कुल मुमकिन है। ये पैदाइश के फ़ौरन बाद इसका डायग्नोसिस हो सकता है, इसका टेस्ट हो सकता है इस बीमारी का फ़ौरन बाद। मतलब रूटीनली होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है रूटीनली। और दूसरा मसला ये कि आपने फरमाया, असगर साहब ने फरमाया कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ मैटरनिटी होम के लेवल पे अवेलेबल हैं कि नहीं। मैं बहुत ही दुख के साथ आज इस बात को सुबह से बेशुमार जगहों पे बता चुका हूँ, सेमिनार्स में हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी सिंध और बलूचिस्तान के, ख़ास तौर पे सिंध के जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें किसी में भी इस बीमारी को तशख़ीस करने की सलाहियत नहीं है। उनकी किसी भी लेबॉर्ट्री में इस बीमारी की तशख़ीस नहीं की जा सकती। मुझे हैरत है, वरना आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने रोबोटिक सर्जरी के लिए 30 करोड़ रुपए का एक रोबोट ला के रख दिया है। तो रोबोटिक सर्जरी के लिए जब रोबोट आ सकता है तो उसकी फैसिलिटी कितना खर्चा होता होगा? देखें, इसको तशख़ीस करने की कुछ मशीनें भी हैं और कुछ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग भी है। अगर आप फ़र्ज़ करें मशीनों के ख़र्चे को हटा भी दें बीच में से, तो आप अगर मुझे हर सरकारी अस्पताल से 2 अफराद दे दें तो 2 महीने 3 महीने में मैं उनकी ट्रेनिंग कर सकता हूँ कि अपने अपने ठट्टा में और बदीन में और घोटकी में वो इस बीमारी की तशख़ीस कर। कौन सा टेस्ट होता है इसमें? 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक जो टेस्ट मैं कह रहा हूँ जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करके, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनके अफराद को तरबियत दे के, जिन्होंने बेसिक बैचलर्स मेडिकल साइंस में किया हुआ है, BSc, आम BSc जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, तो वो जो मरीज़ है उसका खून लिया जाता है और उसका प्लाज्मा अलग किया जाता है और उस प्लाज्मा को नॉर्मल प्लाज्मा के साथ मिलाया जाता है और देखा जाता है, पहले तो उसको अपने ज़माने की सलाहियत को देखा जाता है कि कितनी है कितनी नहीं है, और फिर उस हिसाब से फैक्टर 8 और 9 की तशख़ीस की जाती है नॉर्मल प्लाज्मा के साथ और एड्सॉर्ब प्लाज्मा के साथ ट्रीट करके। इसको हम मिक्सिंग स्टडीज़ कहते हैं। ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग से सीखा और करा जा सकता है और इसमें बहुत ही कोई हाई फाई और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही महंगे और कीमती किस्म के किसी इक्विपमेंट की रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस। सिंपल आप एक बैचलर को ये समझा सकते हैं कि किस तरह से, एक डॉक्टर को आप ये सिखा सकते हैं, एक सिंपल MBBS डॉक्टर को, एक BSc MSc लड़के लड़की को कि फैक्टर 8 और 9 डेफिशिएंसी को किस तरह तशख़ीस करना है। इसका सेकंड फेज़ आता है जो मैं आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से सब लोगों तक अपने पूरे पाकिस्तान में पहुँचाना चाहूँगा कि हर खून बहने वाली बीमारी जो है वो हीमोफीलिया नहीं होती। ओके, जिस तरह आपने फरमाया कि भाई, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सबसे पहली बात ही आपने ये कही कि भाई प्लेटलेट भी तो कम हो जाते हैं डेंगू में, तो वो भी तो लोग उसको कंफ्यूज ना करें। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, हर खून बहने वाली बीमारी हीमोफीलिया नहीं होती। दुनिया भर की रिसर्च डाटा ये कहता है कि फैक्टर 8 जिस प्रोटीन के ऊपर बैठ के सफ़र करता है, जो उसको हज़म नहीं होने देता खून में, उसको वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ कहते हैं और वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर कहते हैं और उसकी कमी को वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ कहते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने चेक किया। तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर जिस पे बैठ के फैक्टर 8 सफ़र करता है, वो अगर कम हो जिस्म में या नामुनासिब बन रहा हो तो वो पेशेंट्स भी बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह प्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो फैक्टर 8 है उसकी सवारी
उसकी सवारी, अकेले वो नहीं चल सकता, वो अकेले नहीं चल, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो सर्वाइव, वो उसकी जो सवारी है, जो भी आपके वॉन विलब्रांड फैक्टर साहब हैं, वो भी अगर ख़राब हो जाएं या अवेलेबल ना हो या उनकी स्ट्राइक चल रही हो, तब भी अलामतें तो वही होंगी। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, अलामतें वही होंगी, फैक्टर 8 भी कम होगा। मगर इसकी दो अहम बातें जो आप मुझसे अच्छा शायद इन लोगों को समझा सकें, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये वॉन विलब्रांड फैक्टर की इनहेरिटेंस वो नहीं होती है जो कि हीमोफीलिया की होती है। अच्छा, ओके। वॉन विलब्रांड डिजीज़ माँ और बाप दोनों से बच्चे में आता है। ओके। तो अगर किसी बच्चे को वॉन विलब्रांड डिजीज़ है तो अगर उसके बाप को नहीं होती तो उसको नहीं होती, या उसकी माँ को नहीं होती तो उसको नहीं, दोनों में से किसी भी एक को नहीं होती तो बच्चे को कभी भी ठीक नहीं है, होती। नहीं होगी। सही। तो एक तो ये एक ज़्यादातर टाइप जो है वॉन विलब्रांड डिजीज़ की वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है जो किसी एक से आ सकती है। दूसरा अहम जो इसमें क्लू है वो ये है कि वॉन विलब्रांड डिजीज़ टाइप 1 जो कि 60% होती है, 100 में से 60% वॉन विलब्रांड डिजीज़ के मरीजों को होती है, वो सिंपल एक स्प्रे से, एक नेज़ल स्प्रे से, DDAVP डेस्मोप्रेसिन से मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए FFP लगाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा आता हूँ, पहले हीमोफीलिया की तरह से लोगों को हीमोफीलिया का पता चल जाए, उसके बाद फिर वॉन विलब्रांड डिजीज़ जो है उस पर भी साथ में उसको डिस्कस करेंगे, और भी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें आपको पता है जब हम करेंगे उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि बीच बीच में कुछ वफ़े, ठीक है ना, और उस वफ़ों में जाना हमारी मजबूरी है। इतने दिन में आप पानी पीजिए, मैं भी चाय पी लेता हूँ, थोड़ी सी बची हुई है। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।